नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस विज्ञापन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो विज्ञापन अपने विस्तृत रूप में आ चुका है। इसके पहले हमने संक्षिप्त विज्ञापन के आधार पर महत्वपूर्ण चीजों पर बातचीत की थी। विज्ञापन कुल लगभग 11 पेजों में है। हम यहाँ पर हिंदी वर्जन को आप सभी के सामने रख रहे हैं। 11 पेजों को हमने पढ़ा, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको नोट किया और उसको आप सभी के सामने रखेंगे। बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है इस बार इस परीक्षा में। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्री और मेंस के रूप में, और भी ढेर सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। एक एक बिंदु पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि यूपीएलटी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 का आवेदन 28 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है। अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 है और फीस जमा करने की जो आखिरी तिथि है 4 सितंबर 2025 है। तो आप सभी के पास पर्याप्त समय, 1 महीने का समय लगभग दिया गया है। आवेदन भरने से पहले आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, जिसके लिए यदि आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले भी फॉर्म भर लिया हो और ओटीआर रजिस्टर किया हो तो उसी से आपका काम चल जाएगा। आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे के बाद ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 से 3 दिन लग भी सकता है, तो इस हिसाब से अपना ओटीआर समय रहते हुए आप कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, फॉर्म को भरते समय बहुत ही सावधानी के साथ 10वीं में जो भी आपका नाम रहा है, माता पिता का नाम रहा है, डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से आपको भर लेना है। हड़बड़ी में बिल्कुल फॉर्म को नहीं भरना है। इसके बाद आप देखेंगे कि सब कुछ आप सही कर लिए तो आवेदन शुल्क जो है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। 100 रुपया यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 100 रुपया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 100 रुपया है। ठीक है, और 25 रुपया यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुल्क है, यानी कि कुल 125 रुपया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ट्रेडिशनल फीस है। बहुत वर्षों से इतना ही चल रही है, तो इससे आप परिचित ही हैं। 125 रुपये का फॉर्म है। अगर आप यूआर कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में है तो, यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में है तो कुल 65 रुपया आपको फीस जमा करना पड़ेगा। दिव्यांगजन है तो 25 रुपया, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 65 रुपया, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित महिला कुशल खिलाड़ी हैं तो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही आपको देना है। ठीक है, तो फीस को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से आप दे लेंगे। अब बात हम करते हैं कि जो ये परीक्षा होने जा रही है या फिर जिसका आप आवेदन करने जा रहे हैं, उसमें आपका चयन होगा मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा, जो मुख्य लिखित परीक्षा है, उसमें जो कुल आप अंक हासिल करेंगे उसके आधार पर होगा, यानी कि इसमें इंटरव्यू इत्यादि नहीं है। तो इसको आप पॉजिटिव मानकर चल सकते हैं कि जितना आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, इंटरव्यू नहीं। रिक्तियों के बारे में संक्षिप्त विज्ञापन जब आया था उसी समय हमने चर्चा कर ली थी, और रिक्तियां आप देख रहे हैं कि कुल 7,466 हैं। पुरुषों में अगर बात करें तो 4,860 रिक्तियां हैं। महिला शाखा के अंतर्गत 2,525 रिक्तियां हैं। दिव्यांगजन के लिए 81 हैं। ठीक है, इस तरीके से है। और बताया गया कि ये आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी सकती हैं। अगर ग्रेड पे की बात करें तो समूह ग के आधार पर अराजपत्रित ये नौकरी है। आप देखेंगे कि कई बार कमीशन से जो भी नौकरियां मिलती हैं वो राजपत्रित होती हैं। ठीक है, जिसको कि गजेटेड ऑफिसर कई बार बोला जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, जब कोई चीज अटेस्ट करना होता है तो इन्हीं को खोजा जाता है। लेकिन इसमें अगर आपका चयन होता है तो आप गजेटेड ऑफिसर नहीं रहेंगे, नॉन गजेटेड में रहेंगे। वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपया। ठीक है, ग्रेड वेतन जो है
4600 ग्रेड पे है और लेवल इसका 7 है। तो ये इस नौकरी का अगर वेतनमान हम देखें तो यही सब है, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को ही मिलेगा आरक्षण। यदि आप दूसरे राज्य से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में माने जाएंगे। अक्सर अन्य राज्यों में भी यही होता है, तो उत्तर प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। फिर बातें और की गई हैं यहाँ पर। सब कुछ डॉक्यूमेंट आपका आखिरी डेट तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए कोई महिला दूसरे राज्य की है और उसकी शादी उत्तर प्रदेश में हो जाती है, तो वो आरक्षण का लाभ उसको नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में आए हैं, महिला के रूप में शादी हुई है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के पक्ष से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर जो भी वहां का जाति प्रमाण पत्र होगा यही माना जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि शैक्षिक अर्हताएं, जिसको लेकर तमाम विद्यार्थी, जब से संक्षिप्त विज्ञापन आया था अखबारों में खबरें आ रही थी, उसको लेकर चिंतित थे। बहुत सारी खबरें सही हुई हैं यहाँ पर। अगर हिंदी विषय की बात करें, सर्वाधिक अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो वो हिंदी विषय का दिखाई दे रहा है। लिखा गया अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं के अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण। तो यहाँ पर यूपीएलटी के लिए अगर आप हिंदी विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका बीए में हिंदी होना चाहिए, साथ में संस्कृत इंटरमीडिएट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ एरिया में संस्कृत विद्यालय होते हैं जहां पर उत्तर मध्यमा परीक्षा का एग्जाम होता है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़े भी होंगे, वहां का भी सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं मोटे तौर पर कि बीए में आपका हिंदी होना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट में संस्कृत होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर एकदम से अप्लाई कर दिया गया है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अंतर्गत है। वैसे हम देखते हैं कि आमतौर पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं तक साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, बाद में चलकर वो अपने स्ट्रीम को बदलते हैं और आर्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत पढ़ते हुए आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अगर आप यूपीएलटी में हिंदी प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो बीए में तो आपका हिंदी संस्कृत रहे, ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट में भी संस्कृत होना चाहिए। यहाँ पर यही टर्निंग पॉइंट है जिसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थी वंचित हो पा रहे होंगे, और उनके लिए मैं कहूँ कि ये अनलकी एक टाइप का है। कुछ विद्यार्थी बीच में संस्कृत से इंटर कर भी लिए होंगे, वो बिल्कुल इस परीक्षा के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए योग्य हैं, वो भर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं ध्यान दिया, अब उनके पास शायद ये फॉर्म वो भर पाए, लेकिन दरवाजे बंद नहीं है। दरवाजे आपके लिए यूपीजीआईसी, यूपी पीजीटी ये सब खुले हुए हैं, नेट का खुला हुआ है, इसलिए निराश नहीं होना है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें कॉल किया, उन्होंने बताया कि हम अगर कर लिए होते तो आज इस फॉर्म को भर लिए होते। जैसा कि आप जान रहे हैं कि कुल 8 वर्षों के बाद ये फॉर्म निकला है, समय तो बहुत निकल गया। आप चाहते तो इंटरमीडिएट से कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाए, तो उसके लिए आप पीछे नहीं जा सकते। आगे जो भी फॉर्म है उनको दृढ़ संकल्पित होकर आप जरूर भरिए, इतना मैं कहूंगा। कॉम्बिनेशन को लेकर ये बातें आ रही थी, अखबारों में भी आ रही थी, इधर उधर भी आ रही थी, तो यहाँ पर एकदम से क्लियर हो गया कि हिंदी स्नातक आपका होना चाहिए। इसके बाद एक विषय के रूप में इंटरमीडिएट में भी आप संस्कृत पढ़े हों, उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण किए हों, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और बीएड, बहुत लोग हल्ला कर रहे थे कि टेट भी है इसमें, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं यहाँ पर टेट इत्यादि की कोई जरूरत नहीं है।
सामान्य यहाँ पर है। तो जो इस दायरे में आ रहे हैं, ये विज्ञापन जो आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी थे, जिनको सोसाइटी ने एकदम से इनकार कर दिया था कि आर्ट्स पढ़ रहा है अब अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, उनके लिए बड़ा ये सुनहरा अवसर है। जो लगातार हिंदी संस्कृत पढ़ते रह गए उनके लिए है। ठीक है, तो आप कमर कस लीजिए और पढ़िए बढ़िया से। बाकी अन्य विषयों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। आप लोगों के पास ये पीडीएफ मौजूद ही होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फॉर्म भरते समय एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपने अगर एनसीसी किया हो और बी प्रमाण पत्र हो तो अपना जरूर लगाइए फॉर्म भरते समय, इसको आपको इंडिकेट करना है। यहाँ पर जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें अलग अलग यहाँ पर क्राइटेरिया दी गई है, जो कि उनके मेडिकल से रिलेटेड है और बहुत सारी चीजों से है, तो उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आयु सीमा के बारे में संक्षिप्त विज्ञापन में भी चर्चा की गई थी और यहाँ पर भी बताया गया कि 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए। अभी जो 1 जुलाई यहाँ पर गया हुआ है, हम बात करें 28 जुलाई को, 1 जुलाई को जिसका 1 जुलाई 2025 को जो 21 वर्ष की आयु कंप्लीट कर लिया है वो फॉर्म को भर सकता है। और 40 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 1985 से पूर्व का अगर कोई है, अगर कोई 1 जुलाई 1985 का है तो वो फॉर्म को नहीं भर पाएगा। 2 जुलाई 2085 का फॉर्म भर सकता है और इसके बाद 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2005 है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा। किसी की जन्म तिथि 1 जुलाई 1985 है तो वो भी फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीजें आपको ध्यान में रखना है। 1 जुलाई 2004 के बाद का, यानी कि 2 जुलाई 2004 अगर होगा तो आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है थोड़ा। दिव्यांगजन के लिए 55 वर्ष यहाँ पर दिया गया है और उनके लिए छूट है, अच्छी खासी छूट है। 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कुछ विद्यार्थी जो हैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हो रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी जो हैं अब वो अपने उम्र के आधार पर बाहर हो रहे होंगे। दोनों के लिए मैं कोई शब्द नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कहा जाता है कि समय जो है चक्र का पहिया है, वो चलता रहता है। ये कुछ जो भी सरकारें हैं उनकी योजनाओं के कारण बहुत लोग इससे बाहर हो जा पा रहे हैं। और अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है, कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि इसके लिए अगर आवाज उठाई जाए, तो तमाम संगठन बने हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं। प्रयागराज में लोगों ने अपना वहां पर पहुंचाया भी है। तो देखिए, अब आयोग के हाथ में है, लेकिन जो विज्ञापन में यहाँ पर दिया गया है और उससे आप देख लीजिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं। एक चीज मैं कहूंगा कि अगर नहीं भर पा रहे हैं तो आगे की जो परीक्षाएं उनके लिए अपनी अपनी कमर कस के रखिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके लिए दरवाजे बंद हैं। दरवाजे कभी नहीं बंद होते हैं। हो सकता है कि आपके लिए अगली वैकेंसी हो, कुछ समय के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब कुछ लोगों को छूट भी दी गई है, अगर जिनका आरक्षण है, एज के अनुसार यहाँ पर छूट भी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और खिलाड़ी भी हैं तो 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 5 वर्ष की छूट अगर मिल जा रही है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं अगर कैटेगरी में। बाकी जनरल वालों के लिए, जिसको कि यूआर कह सकते हैं, 21 से 40 वर्ष है, उस हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप सेना में रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक के रूप में रहे हैं, तो आपको 3 साल की छूट दी गई है। तो छूटें यहाँ पर अलग अलग तरीके से हैं, उनको देख सकते हैं आप। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसमें बताया गया कि जो प्री परीक्षा होगी, पहला चरण जो होगा, उसमें वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी, लेकिन निगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज को एकदम से आप ध्यान रखिए। पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग को रखा हुआ है। यहाँ पर भी है, 1/3 नंबर काटे जाएंगे अगर आप आंसर गलत देते हैं, या फिर 1 से अधिक गोला भी आप रंगते हैं। कई बार आपको लग रहा था कि ये गोला होना चाहिए, रंग दिया ये गोला, तो अगर दो गोले रंग दिए तो भी आपका उत्तर गलत माना जाएगा, माइनस मार्किंग में जाएगा। ठीक है, और अगर कोई आप उत्तर देते हैं वो गलत है तो उसका नंबर नहीं मिलेगा, और छोड़ देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई कि जो आप प्री एग्जाम देंगे उसमें कुछ न्यूनतम मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रखा गया है, मतलब न्यूनतम
पासिंग मार्क जिसको कह सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 35% निर्धारित किया गया है, ठीक है। और जो यूआर कैटेगरी में है या फिर अन्य श्रेणियों में आ जाएंगे, उनको 40% अंक लाने होंगे, तभी वो चयन सूची में रखे जा सकते हैं। अगर इनसे कम नंबर मिलता है, एससी एसटी में 35% से कम और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 40% से कम अगर मिलता है, तो फिर आप चयन सूची से बाहर माने जाएंगे और इस पे आपको आयोग पे भी कोई क्लेम आप करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, तमाम जानकारियों में एक तरफ सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर, उम्र को लेकर आपने देखा, सब कुछ होने के बाद भी अगर आप 35% नंबर नहीं लाते हैं, 40% नंबर नहीं लाते हैं अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, तो भी आप चयन से वंचित रह सकते हैं। यानी कि कंपटीशन है और ऐसा कंपटीशन है कि उसमें कुछ नंबर रखे गए, अगर उससे कम नंबर आते हैं तो फिर आप चयन सूची से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद तमाम जो प्रमाण पत्र हैं जो आप क्लेम करेंगे कि मैं इस कैटेगरी में हूं, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी आरक्षण मिला है या फिर जो खेल के आधार पर दिया गया सर्टिफिकेट है, और सबका यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, उसको जरूर आप अपने हिसाब से बनवा लीजिए, ठीक है। जो भी अथॉरिटी है उसके यहाँ से बनवा लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो सिलेबस है या फिर परीक्षा का पैटर्न है, जो एग्जाम पैटर्न होगा वो किस टाइप का होगा। जैसा कि हमने पहले ही आप सभी को बताया कि 2 चरणों में ये एग्जाम होगा। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानी जाएगी, जिसमें कि सामान्य अध्ययन और मुख्य विषय जिसे आपने फॉर्म अप्लाई किया है वो दोनों विषय होंगे। सामान्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित होगी। एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या कुल 150 होगी, 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे, जिसको कि जीएस कह सकते हैं, ठीक है। और वैकल्पिक मुख्य परीक्षा से 120 प्रश्न होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, पहले इसी के आधार पर चयन हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है, चरण को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो पहले चरण में आप देख रहे हैं कि कुल 150 प्रश्न होंगे, 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे, जिसके सिलेबस को लेकर हमने चर्चा पहले ही कर ली थी। और जब विज्ञापन को मैं देख रहा था तो हूबहू वही सिलेबस था। जिन जिन किताबों के बारे में हमने सामान्य अध्ययन के बारे में बताया था, जरूर उसको आप पढ़िए खरीद के, आपको फायदा होगा। वैकल्पिक मुख्य विषय जो है उससे 120 प्रश्न रहेंगे, सेम जैसे कि आप अन्य टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे, उसी आधार पर आपको करना है। कुल अंक 300 के होंगे, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और निगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, जिसकी की चर्चा हमने कर ली है। समय होगा आपके पास 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करना है। और ध्यान रखें कि इसमें कम से कम 35% 40% नंबर आप लाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। पर अंतिम चयन की बात की गई थी, ठीक है, कि यहाँ पर बात की गई है अनुसूचित जाति जनजाति न्यूनतम दक्षता 35%, ठीक है। और जो अन्य कैटेगरी में उनको 40%। यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो वो श्रेष्ठता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी कि दोनों परीक्षाओं में आप बिल्कुल ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों में आपको ध्यान रखना है, 35 और 40% अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको लाना है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, ठीक है। कम से कम आपका ध्यान मैंने उधर आकर्षित कराया है कि आप परीक्षा के दिन कंफ्यूज न होने लगे कि इसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं लाना है, ठीक है। लाना है 35% और 40% कैटेगरी के हिसाब से लाना है, ठीक है। तो परीक्षा पैटर्न यहाँ पर आपने देख लिया। अब यहाँ पर बताया कि उपरोक्त प्रथम चरण की वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी नियमानुसार द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वही नियमानुसार जो 45 और 40% दिया गया है उसी के हिसाब से। और जो सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनके प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होंगे, जिसमें भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र जैसे विषय शामिल होंगे। कुल 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को उन 4 खंडों में से किन्हीं 2 खंडों का उत्तर देना पड़ेगा, जिसमें वो कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो चुनना है, कम से कम 2 को चुनना है। ये तो हो गया प्री का पहला जो चरण है प्रारंभिक परीक्षा का।
अगर आप दूसरे चरण में जाते हैं तो उसकी मुख्य परीक्षा होगी वैकल्पिक मुख्य विषय से, यानी कि हिंदी से आ रहे हैं तो हिंदी विषय से पूरा सवाल रहेगा। मुख्य परीक्षा परंपरागत ढंग से रहेगी। अब यहाँ पर परंपरागत बात की गई है, यानी कि जिस तरीके से सब्जेक्टिव एग्जाम होते थे बीए एमए में या फिर जो यूपी पीसीएस मेंस है, उसी के दृष्टिकोण से कुछ प्रश्न रहेंगे और फिर इसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, जिसको कि लिखना हम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं, लिखना पड़ेगा। बताया गया कि एक प्रश्न पत्र रहेगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 20 रहेगी, 10-10 के 2 खंड रहेंगे, ठीक है, 2 खंड बनाए जाएंगे 10-10 के, कुल अंक 200 नंबर के रहेंगे, ठीक, जिसमें आप देखेंगे कि 8 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 80 नंबर के हो गए, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन, फिर 12 नंबर के 10 क्वेश्चन, 120, टोटल आप देख रहे हैं कि 200 नंबर मेंस का एग्जाम होगा सब्जेक्टिव पैटर्न पर। 3 घंटे का समय रहेगा, यानी 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, मात्र 3 घंटे में। आमतौर पर हम लोग जब ट्रेडिशनल परीक्षा देने जाते हैं बीए एमए में तो 3 घंटे में वहां भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, एमसीक्यू पैटर्न पर क्वेश्चन रहते हैं अलग अलग तरीके के, लेकिन वहां पर 5-6 क्वेश्चन ही करने रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चन है। वो पुराना दिन याद आ गया जब यूजीसी नेट में हम लिखित परीक्षा में शामिल हुआ करते थे। उस जमाने में करीब 3 घंटे में 30 क्वेश्चन के आसपास में लिखना पड़ता था, तो वही कुछ दौर इस परीक्षा में वापस आ रहा है। आपको लिखने की जो गति है उसको भी ठीक ठाक करना पड़ेगा, ठीक है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन बताया गया। यहाँ पर परीक्षा योजना क्या है कि पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी 20 प्रश्न आपको करने हैं। 2 खंडों में प्रश्न विभाजित रहेंगे, प्रश्नों की संख्या खंडवार दी गई है, 10 प्रश्न रहेंगे, 125 शब्दों में आपको लिखना है, 8 अंकों का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो 125 शब्दों में लिखना पड़ेगा, 8 अंक के प्रश्न रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे 125 शब्द के। तो इसमें अगर आप 125 में 10 का गुणा कर लेते हैं तो 1250 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे। कुल 10 प्रश्न रहेंगे और 8 अंकों के रहेंगे, टोटल 80 अंक हो गया। यहाँ पर खंड ब के अंतर्गत 10 प्रश्न रहेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के तौर पर, ऊपर में लघु उत्तरीय प्रश्न के तौर पर थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के जो उत्तरों की सीमा रहेगी 200 शब्दों की रहेगी, 12 अंकों के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इसको तो देख रहे हैं आप कि लगभग 2000 शब्द तो यहीं पर हो गए, ठीक है। तो लगभग आप देख रहे हैं कि अगर सबको जोड़ दिया जाए तो आपका जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम कितने का हो गया, 3250 शब्द तो आपको लिखना पड़ेगा पूरा 20 क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और टाइम भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसके बारे में हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे जब लिखित परीक्षा की तैयारी कराएंगे, तो उसके बारे में हम बताएंगे भी और लिखित मटेरियल के रूप में आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है। तो पहले पैटर्न आपको सीखना देखना है कि किस तरीके से आपकी मेंस परीक्षा होगी, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरीके से दिव्यांग जनों के लिए भी अलग अलग यहाँ पर पैरामीटर बनाया गया है, उनके लिए विशेष मतलब यहाँ पर दिया गया है कुछ, ठीक है। तो उस पर भी हम बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हिंदी का जो मुख्य सिलेबस है वो क्या है, ठीक है। तो इस बार हिंदी को पहले नंबर पर नहीं दिया है, अंत में दिया हुआ है, जिसको कि मुझे टिक करना पड़ा। पाठ्यक्रम देखने में बड़ा ही सीधा साधा दिख रहा है आपको, सीधा सादा दिख रहा है, बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीतिकाल आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास में शुरू में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक पढ़ना है, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल को एक अलग पॉइंट में दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि आधुनिक काल में आप देखेंगे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता है। जितना दूर आदिकाल से लेकर रीतिकाल है उतना दूर आप देखेंगे कि उन सबका आधा हिस्सा आधुनिक काल में, ठीक है। अगर इसको आप 2 भागों में बांटेंगे पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो 50% में आदिकाल से लेकर रीतिकाल और 50% में
आधुनिक काल आ जाता है, इसीलिए आधुनिक काल को यहाँ पर अलग से भी रखा गया है। ठीक है, तो इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत वस्तुनिष्ठ संकलन आपके पास होना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पर मिस हो। तमाम विद्यार्थी कमेंट करते हैं, हम बहुत बार उसको प्रचारित प्रसारित नहीं करते हैं कि जिसको मन करेगा वो खरीदेगा, और खरीदेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना, तो इस चीज को आप देखिए, वो बुक है, नोट्स नहीं है, बुक के रूप में है। अगला पॉइंट इसमें हिंदी गद्य साहित्य का विकास दिया है, जिसमें निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य, व्यंग दिया गया है। तो इसके लिए प्रॉपर हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक को आप जरूर एक बार देखिए। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास आप देखिए। ठीक है, कम से कम जो कुछ मानक किताबें हैं उनको देखिए, वहां सवाल प्राय पूछे जाते हैं। और आप सभी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हम खुद जो यूनिक टाइप के प्रश्न होंगे, जिनको लगेगा कि आना चाहिए, उनके ऊपर प्रैक्टिस सेट के रूप में बातचीत हम करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है। हिंदी के रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं पूछी जाएंगी, तो आमतौर पर पूरा आप हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य और पद्य दोनों उसमें रख सकते हैं। आगे बताया गया इसमें कि काव्य का स्वरूप, आपको मतलब भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड भी सवाल रहेंगे, अलंकार, रस, छंद से सवाल रहेंगे। यहाँ पर पूरा बेहतरीन तरीके से दिया गया है। इसके लिए आपको एक किताब में सजेस्ट करूंगा, अलंकार पारिजात नाम की एक पुस्तक है, जो कि राजस्थान से नरोत्तम स्वामी ने निकाला हुआ है। स्वामी नाम के बहुत लोग हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नरोत्तम स्वामी है, अलंकार पारिजात, उनकी पुस्तक जरूर आप खरीदिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। यहाँ से सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इनको खरीदिए। हिंदी की भी भाषाएं भाषा विज्ञान से भी है, तो नॉर्मली आपने कोई वन लाइनर किताब खरीदी है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, खासतौर से नगेंद्र का, तो शुरू में ही थोड़ा सा हिंदी भाषा के बारे में दिया गया है। नहीं तो और बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भाषा का इतिहास भोलानाथ तिवारी की पुस्तक जरूर आप खरीदिए। और नॉर्मली आपने इसको पढ़ा भी होगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव किताब आप खरीदे होंगे तो वहां से इसको कवर कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्याकरण की बात करें तो वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब आप अपने पास जरूर रखिए, जिसमें कारक, लिंग, वचन, उपसर्ग, इनको आराम से आप वहां से कवर कर सकते हैं। नॉर्मली जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही यहाँ पर आने के चांसेज हैं, वो सब आएंगे ही। कुछ अन्य किताबें हैं जो मार्केट में पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के आधार पर व्याकरण की किताबें बनी हुई हैं, उनको आप खरीद सकते हैं, तमाम किताबें हैं। ठीक है, संस्कृत साहित्य को भी इसमें जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में संस्कृत के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ना है। कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष, बाणभट्ट, इन लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो 5-6 लोग हो गए। ठीक है, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट, ठीक 7 के आसपास में रचनाकार हैं संस्कृत के। इनको लेकर हमने एक अपना हैंड रिटेन नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवाया था। जब एक बार लग रहा था कि यूपी टीजीटी का एग्जाम हो जाएगा, तो उसी समय पीजीटी का बल्कि, तो हमने करवाया था, उसको देखिए, वो आपके काम में बहुत आने वाला है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, समास, शब्द रूप, सर्वनाम रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग, इसको आपको संस्कृत के दृष्टिकोण से आपको पढ़ना है, और अनुवाद से सवाल आएंगे। तो कुल मिलाकर हिंदी विषय से 120 रहेंगे और जीएस से 30 क्वेश्चन रहेंगे। ये तो प्री की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन मेंस में इसी पाठ्यक्रम से लिखने वाला आएगा। और आप देख रहे हैं कि 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, और टॉपिक कितने दिए गए हैं, टॉपिक को भी आप यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, टॉपिक लगभग आप देख रहे हैं कि 9-10 टॉपिक हैं, तो इन 10 टॉपिक से कम 2-2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कुल 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 2-2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप आराम से इसको समझ पाएंगे, मैं इस पे विस्तार से बताऊंगा, घबराना नहीं है आपको। तो ये तो हो गया हिंदी विषय का, पुस्तकें भी बतला दी हमने, और आप देखेगा अपने अलमारी में या फिर टेबल में, तो आपको लगेगा कि हमारे पास पुस्तक है, बस जरूरत है दृढ़ संकल्पित होकर पढ़ना। आगे बात करते हैं कि जो इसका सामान्य अध्ययन का वो है सिलेबस, वो भी अंत में दिया गया है, खोजना पड़ा इसको, कई विज्ञापनों में पहले ही रहता है। यहाँ पर देखिए, सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम को लेकर हमने जो जस्ट 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी, मतलब जब मैं आपसे फ्री से चर्चा कर रहा हूँ, तो लगभग मैं 26
तारीख के आसपास में बनाया था। तो वही सब है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं करंट अफेयर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, खेल कूद के प्रश्न स्पेशली इसमें जोड़ा गया कि रहेंगे, भारतीय कृषि, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल तक, ठीक है। उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रश्न हो सकते हैं, ये अपेक्षा की जा सकती है। तो जो हमने सामान्य अध्ययन का सिलेबस आप सभी से डिस्कस किया था वही आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जिन किताबों के बारे में बताया था वो किताब आप खरीद सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने लिखा कि वो एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेहतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो हमने समसामयिक घटना चक्र, परीक्षा वाणी की पुस्तकों के बारे में चर्चा की, लुसेंट की बात की थी, वहां से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। और एक मंथली मैगजीन जरूर आप पढ़िए, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़िए। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जो विद्यार्थी एलिजिबल है वो फॉर्म भरें, जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है उनके लिए मैं यही कहूंगा अफसोस रहेगा, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है। आगे के जो भी एग्जाम है उसमें वो कमर तोड़ मेहनत करें। वो यूपीएलटी के लिए नहीं बने हैं, शायद वो यूपी जीआईसी के लिए बने होंगे, यूपी पीजीटी के लिए बने होंगे। तो दरवाजे अभी कई खुले हुए हैं, आप अपने को ले जाइए उस साइड। प्रिय विद्यार्थियों, सीट को लेकर मैं क्या चर्चा करूं, पहले भी बात बताई जा चुकी थी कि हिंदी में कुल रिक्त पदों की संख्या आप देख रहे हैं कि बताया गया कि 568 है, ठीक है। अनारक्षित में 230 है, और अलग अलग कैटेगरी में ईएसडब्ल्यू में 56, जो ओबीसी 153, अनुसूचित जाति 118, अनुसूचित जनजाति 11, दिव्यांगजनों के लिए 22, भूतपूर्व सैनिक जो है 28, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी में जो है 11, और अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी स्टेट लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, खासतौर से राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं तो आपके लिए 11 सीट है। कुल 568 सीटें हैं, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, उस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो ये देख रहे हैं कि पुरुष शाखा के अंतर्गत अब दिव्यांगजनों के लिए भी अलग अलग है। अगर पूरा विस्तार से मैं बात करूंगा तो फिर वही होगा, पीडीएफ आप लोगों के पास होगा, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो विज्ञापन पर चर्चा होनी चाहिए हमने उस पर विधिवत तरीके से कर लिया है कि किस तरीके से आवेदन करना है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, फीस को लेकर बात की, एलिजिबिलिटी को लेकर बातचीत की, परीक्षा के पैटर्न को लेकर बात की, सिलेबस को लेकर चर्चा की, किताबों के बारे में भी बताया आपको, ठीक है। आप अच्छे से समझ पाए होंगे और समय रहते आप तैयारी में लग जाएंगे, और हम भी आपके साथ जुड़ते हुए इस परीक्षा की तैयारी कराएंगे, की पॉइंट्स को बताएंगे, आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है उसको जगाएंगे, और जामवंत की तरह कहेंगे कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना। हमारा रोल यहीं तक रहेगा, और आप लोग थंबनेल को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ेंगे, आप ये मानकर चलेंगे कि अनुराज हिंदी एकेडमी पर यूपीएलटी को लेकर जो भी बात की जा रही है उसको जरूर हमें देखना चाहिए, समय निकालकर जरूर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई भी बात आपको हिट कर जाए, टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में आ जाए, क्योंकि हम कोई लोभ लालच के दृष्टिकोण से आपको नहीं पढ़ाते हैं, हम शौक के तौर पर, पैशन के तौर पर पढ़ाते हैं कि जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सुदूर इलाके से हैं, जिनको गाइडेंस पैसे के अभाव में नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पर जुड़ के अच्छा कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि रिजल्ट में बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ से सफल होके जाएंगे। तो आराम से सिलेबस के आधार से हम बातचीत करते हुए पढ़ाते रहेंगे, सब्जेक्टिव तौर पर भी और ऑब्जेक्टिव तौर पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस विज्ञापन में इतना ही था। अगर और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।